अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कल आप लोगों ने लेक्चर्स अपलोड किए थे 9th 10th फर्स्ट ईयर के, लेकिन सेकंड ईयर के लेक्चर्स अपलोड नहीं किए थे। लेकिन मैंने आपको बताया तो उस पर भी वर्किंग स्टार्ट है, थोड़ा सा टाइम की वजह से इशू हो गया और होपफुली सारे लेक्चर्स टाइमली इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले मैं अगर इसके मतलब पे जाऊं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट में चार्जेस के बारे में स्टडी करना, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा चार्जेस और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा, या आपको भी बड़े अच्छे से पता होगी कि जब हम चार्ज को डिफाइन करना चाहते हैं, व्हाट इज चार्ज, चार्ज किसे कहते हैं, तो मेरा बेटा भी कहते हैं व्हेनेवर एन एटम, व्हेनेवर जब कभी एन एटम लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, उस पे या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। या तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है या फिर उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। आपको बड़े अच्छे से पता है कि सेम चार्जेस में देखा जाए तो रिपल्शन होती है, जबकि ऑपोजिट चार्जेस की बात करूं तो उनमें अट्रैक्शन होती है। अब चार्ज को पैदा कैसे किया जा सकता है। 3 मेथड्स हैं चार्ज को प्रोड्यूस करने के। एक आपके पास है कंडक्शन, एक आपके पास है फ्रिक्शन और थर्ड वन आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इन 3 मेथड से, इन 3 तरीकाकार से चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड, हम चार्ज को पैदा कर सकते हैं। चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्शन, फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जैसे कि आप बालों में कंघी करते हो, बालों का रब करना आपकी कंघी के साथ, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज पैदा होता है, पॉजिटिव चार्ज कंघी के ऊपर। आप उस कंघी को अगर पीस ऑफ पेपर्स के पास लेके जाओगे तो वहां पे अट्रैक्शन होगी। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसमें आपने कंघे को तो चार्ज किया है, पीस ऑफ पेपर को चार्ज नहीं किया, लेकिन इस कंघे के चार्ज की वजह से दूसरी अनचार्ज बॉडी के ऊपर भी चार्ज आ गया। इस बात को जरा दोबारा सुनिएगा। उसके बाद मेरा बेटा रब कर सकते हैं, जैसे हाथों को रब करते हैं, रब करने से चार्ज पैदा होता है। बस बहुत से लोग पूछते हैं कि सर ये चार्ज की स्टोरी क्या है, तो मैंने भी इसकी एक फिलोसफिकल स्टोरी ये सुनी हुई है कि आसमानी बिजली, जिसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, आसमानी बिजली के गिरने से एक दरख्त के ऊपर शगाफ पड़ गया और उसमें से एक लावा टाइप एक रेजन निकला आपके पास येलोइश कलर का। कुछ लाखों साल गुजरने के बाद वो एक ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसको हम नाम देते हैं एम्बर का। और उस एम्बर को जब सिल्क के साथ रब किया गया तो उस पे प्रोड्यूस हुआ चार्ज। तो ये एक फिलोसफिकल स्टोरी है कि जी आपके पास जो चार्ज का कॉन्सेप्ट आया है वो हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से आया है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था चार्ज के बारे में। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि कूलम्ब्स लॉ है। अब 2 चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्शन और रिपल्शन तो है, लेकिन ये अट्रैक्शन और रिपल्शन कब कम होगी, कब ज्यादा होगी। उसके बाद ये चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे कूलम्ब्स, जिन्होंने हमें नाम दिया कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बड़ी आसान सी बात है मेरा बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है। हमारे पास 2 चार्जेस हैं, मैं एक पॉजिटिव, ये आपके पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आपको बड़े अच्छे से पता है इन 2 चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को आर कहते हैं, 2 चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बड़े अच्छे से पता है
कि अगर चार्जेस की नेचर सेम होगी तो यहाँ पे रिपल्शन होगी, यहाँ पे चार्जेस की नेचर डिफरेंट है तो यहाँ पे क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। इसको मेरा बेटा मैं नाम दे देता हूँ Q1 का और इसको नाम दे देता हूँ Q2 का। ये भी मेरे पास क्या आ गया Q1 और ये भी मेरे पास क्या आ गया Q2। अब मेरे बेटे आप लोगों से मैं पूछूं, इसके दरमियान भी फोर्स ऑफ रिपल्शन है और इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। चार्जेस के दरमियान दोनों तरह की फोर्स है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। इस कुदरत के दो बड़े फिनोमेना हैं, या तो मैस है या फिर आपके पास चार्ज है। और हम फिलहाल किसके बारे में बात कर रहे हैं, चार्ज के बारे में। न्यूटन ने बात की थी मैसेस के दरमियान फोर्स के बारे में। अब मेरा बेटा अगर आप गौर करें, फर्स्ट करो मैं कहता हूं यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज और यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज, तो इनके दरमियान फिर भी क्या होगी, रिपल्शन। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं 100 माइक्रोकूलम के साथ, ये जो वैल्यू होती है, नंबर होता है, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। जब मैग्नीट्यूड बढ़ा दोगे तो जाहिर सी बात है दरमियान में रिपल्शन या अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कूलम्स लॉ ये बात कहता है कि जी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और अगर इनके दरमियान डिस्टेंस की बात करें, आप अगर दो चार्जेस के डिस्टेंस को ज्यादा कर दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसे मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर बी का और इसे क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर ए का। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए हम जो कांस्टेंट यूज करेंगे वो K है, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है कूलम्स लॉ की। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मेरे बेटे व्हाट इज K? अगर दो चार्जेस के दरमियान में फ्री स्पेस है तो K की वैल्यू आती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्वेश्चन ये है, K वैसे इक्वल होता है मेरा बेटा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब ये है कि दो चार्जेस के दरमियान जो खाली स्पेस मौजूद है, ये दो चार्जेस को कितना अलाउ करती है कि एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। इसकी वैल्यू होती है मेरा बेटा 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब मेरे बेटे इस कांस्टेंट पे मैं दोबारा आऊंगा जब परमिटिविटी की बात करता हूं। फिलहाल मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं, कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल का मतलब जैसे फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं जो दोनों के, मतलब ये यहां पे जो फोर्स है, ये चार्ज Q1 भी चार्ज Q2, Q1 भी Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 भी Q1 पे फोर्स लगा रहा है। यहां पे मेरा बेटा आपकी बुक में एक कन्वेंशनली ये बात कही जाती है, फर्स्ट करें Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है उसको नाम कैसे देंगे, कैसे नाम देंगे, जिस पे फोर्स लग रही हो उसको पहले लिखा जाएगा जैसे Q2 पे फोर्स लग रही है और लगाने वाला जैसे कि धक्का लगाने वाला पीछे होता है, इसलिए फोर्स लगाने वाला पीछे होगा तो ये आ जाएगी F21। अब यही सेम फोर्स किस पे लग रही है, Q1 पे। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि जमीन आप पे फोर्स ज्यादा लगा रही है, आप जमीन पे ज्यादा फोर्स लगा रही है, तो कुछ कहने की बजाय आप यही कहेंगे कि दोनों एक जैसी फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। हमारी बॉडी का मैस क्योंकि ज्यादा होता है इसलिए इसकी वेलोसिटी में चेंज कम आता है, हालांकि एक जैसी फोर्स लग रही होती है। अब मेरा बेटा ये देखो, इसको मैंने F12 कहा क्योंकि 1 पे फोर्स लग रही हो 2 लगा रहा है, तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि F12 इज इक्वल टू F21। अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर एरो ना लिखा हो इसका मतलब ये है कि 30 न्यूटन फर्स्ट करो इधर फोर्स लग रही है तो 30 न्यूटन इधर लग रही है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। जैसे ही आप इसके ऊपर एरो लगाओगे तो इसके साथ साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। जो ये शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो कूलम फोर्स है वो एक म्यूचुअल फोर्स है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है।
उसके बाद मेरा बेटा मैं आपके सामने बात करना चाह रहा हूं अफेक्ट ऑफ मीडियम कि अगर दो चार्जेस के दरमियान स्पेस के अलावा, फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम आ जाता है तो हमें क्या करना होगा। हमारे पास जो स्टैंडर्ड है, जो सबसे ज्यादा फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान, वो फ्री स्पेस में होती है। अगर फ्री स्पेस के अलावा कोई और मटेरियल रखोगे तो फोर्स रिड्यूस होगी। बट हाउ, हमें कैसे पता चला? जैसे हम लोगों ने लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते थे C/V कि लाइट, एयर की जो स्पीड है, जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, उसका कंपैरिजन करते थे किसी और मीडियम में। या एयर के मुकाबले में इसकी स्पीड में कितना चेंज आया किसी और मीडियम में, तो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है जो हमें ये बताता है कि अगर एयर के अलावा इस मीडियम में जाओगे तो आपकी स्पीड इतनी कम हो जाएगी। सिमिलरली मैं यहां पे भी कंपैरिजन करूंगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम का टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मेरे पास जो मीडियम इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसे कि वाटर है, उसकी परमिटिविटी का मैं कंपैरिजन करूंगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ, तो मेरे पास आएगी रिलेटिव परमिटिविटी। जी मेरा बेटा, तो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी रुक गई थी, सो हम कंपैरिजन कर रहे थे। अब मेरा बेटा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब वाटर का कंपैरिजन जब किया गया कि वाटर कितना अलाउ करता है दो चार्जेस को आपस में फोर्स लगाने से, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ एक कांस्टेंट नंबर आया 78.5। अब मेरा बेटा अपने अगर फॉर्मूले में जाता हूं, फॉर्मूला मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर मैं यहां पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब कि कोई वाटर यूज करूंगा तो ये फैक्टर इधर आके मल्टीप्लाई होगा रिलेटिव परमिटिविटी के साथ, तो यहां पे एक नया फैक्टर ऐड हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। तो मैंने उस फॉर्मूले को शॉर्ट किया कि अगर ऊपर आप देखोगे तो फोर्स ऑफ वैक्यूम होगी और नीचे रिलेटिव परमिटिविटी का फैक्टर आ रहा है। इस बात का मतलब ये बनता है कि दो चार्जेस के दरमियान जब फ्री स्पेस मौजूद थी, अगर आप उसकी जगह पे वाटर लेके आते हैं तो 78.5 वो फोर्स कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बताना चाहता हूं कि मेरा बेटा वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है। वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम यूज करोगे फोर्स हमेशा डिक्रीज करेगी और रिलेटिव परमिटिविटी एक्सेप्ट वैक्यूम हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है। उसके बाद मेरा बेटा हम यहां पे देखते हैं फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, तो F मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, उसके ऊपर हैट कैप उसके यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है, तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा और साथ R यूनिट वेक्टर लिख दिया। सो मेरा बेटा अगेन कल मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के लेक्चर्स अपलोड करता जाऊंगा। आपका जो क्वेश्चन होगा जरूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज।